ओके बेटा, आज की क्लास में बेटा हम लोग पेपर वन सॉल्व करने जा रहे हैं। और पेपर वन वेरिएंट टू होगा। मई जून 2022 का पेपर है, 2020 का पेपर है हमारे पास। एंड सिंस इट इज ऑफ वन वन पेपर वन है, तो हमारे पास इट ऑफ 2 आवर्स का पेपर ही होगा। सही ना, 2 आवर्स में आपने पेपर करना है। यूजुअली मैंने आपको बताया कि बच्चे 1.5 आवर्स में कर लेते हैं। तो हम पेपर वन वेरिएंट टू कर रहे हैं। मई जून का पेपर है, 2020 है। इट इज ऑफ 80 मार्क्स। पेपर वन 80 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। आए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में देखो बेटा, वो आपसे क्या कह रहा है, वर्क आउट 0.05 मतलब है 0.3। ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 0.05। तो देखो 0.05 को मैं सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखता हूं। फ्रैक्शन में इस तरह लिखता हूं, देखो जितना डेसिमल आप राइट वर्ड लेकर जाओगे उतने ही जीरोस बढ़ते जाएंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ यूं करूं कि 5/100 कर दूं इसे, क्योंकि डेसिमल जितना मैं आगे लेकर जाऊंगा, 1 2 स्टेप, 2 डिजिट आगे लेकर गया, आपके पास नीचे उतने जीरोस बढ़ गए, इट्स बिकम 5/100। और 0.3 को बेटा मैं लिख दिया 3/10। ठीक है ना। इस तरह मैंने 0.3 के साथ भी करा, क्योंकि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना है, इट्स बिट डिफिकल्ट, थोड़ा लेंथी काम है। डिफिकल्ट तो नहीं, लेंथी काम है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में करा, और ये हो गया 5 3 15। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मिला होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मिला होगा, ये हो गया 1000। अब देखो मैं इसमें कैंसिलेशन नहीं करवा रहा, मुझे आंसर डेसिमल में ही देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर बेटा डेसिमल, क्योंकि अब बिल्कुल राइट साइड पर है, वेरी राइट साइड यहां पर है। अब नीचे से जितने जीरोस खत्म होंगे उतना ही डेसिमल पीछे चले जाएगा। नीचे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो बेटा डेसिमल 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 0.00 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है ना। हमने इससे कैलकुलेशन नहीं करनी, नीचे हंड्रेड्स की फॉर्म में ही आंसर रहे, जीरोस की फॉर्म में ही डिनोमिनेटर रहे, तो इससे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ वर्कआउट टू होल 2/3 -1/5, दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 2 होल 2/3। हम इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 3 × 6, और फिर 6 + 2 करेंगे, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन। 3 × 6, 6 + 2 8 हो गया, ये हो गया 8/3 -1/5। नाउ रिमेंबर दिस कि बेटा आपके पास जब भी दो फ्रैक्शन आपने सब्ट्रैक्ट करने हो, ऐड करने हो, तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 15। नाउ दिस ओवर हियर, 3 5 15, तो 8 5 40, और ये 5 3 15, 1 3 3, -3 हो गया। 40 -3 हमारे पास हो जाएगा बेटा, हमारे पास 37/15। अब देखो मैं यहां पर भी आंसर लिख छोड़ सकता था, लेकिन मैं अपने आंसर को यहां पर नहीं छोड़ा। मैं आंसर को यहां पर लीव नहीं कर रहा, क्योंकि सवाल में देखो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। सवाल में मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो मेक श्योर बेटा आप अपने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में अगर दे सकते हो तो दे दो। यानी अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे 15 1 15, 15 2 30, तो यहां पर 37 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 होल, व्हाट इज द रिमाइंडर, 7। 7 और 15 इज गोइंग टू बी योर आंसर। यानी मैं इस 2 मार्क्स में यहां पर लिखूंगा 2 होल 7/15। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। ठीक है जी। अब यहां पर देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द शेप। इस शेप की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बताएं। देखो इस शेप को मैं 360 रोटेट करता हूं, तो आप किसी एक पॉइंट को यहां पर पिक कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैं 360 रोटेट करता हूं। ठीक है ना। जब मैं 360 रोटेट करता हूं, तो सेम शेप कितनी दफा रिपीट होती है, एग्जैक्टली सेम शेप। तो देखो ये बिल्कुल फैन की तरह है, आपके पास ये शेप यहां पर आएगी, ये वाली शेप यहां पर जाएगी, ये वाली शेप यहां पर जाएगी। तो देखो आपके पास अगर मैं इस शेप को यहां पे लेकर आता हूं, एग्जैक्टली सेम शेप रिपीट होगी। अगर मैं ये वाले एरो को, ये वाले फ्लैग को यहां पर लेकर आता हूं, तो ये वाला फ्लैग भी यहां पर जा रहा है, ये वाला फ्लैग यहां पर जा रहा है, तो एग्जैक्टली सेम शेप रिपीट होगी। फिर इस वाले फ्लैग को यहां पर शिफ्ट करता हूं, आगे शिफ्टिंग होती रहती है। तो विद इन 360 जब मैं किसी फ्लैग को, जैसे मैं इस फ्लैग को विद इन 360 घुमाऊंगा, तो देखो 3 टाइम्स एग्जैक्टली सेम शेप रिपीट होगी। 3 टाइम एग्जैक्टली सेम शेप रिपीट होगी। तो हम बेटा ये कहते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हमारे पास कितनी है, 3 है।
लेकिन जब ये बोलता है पार्ट बी में सैमुअल डिस्क्राइब अ स्पेशल क्वाड्रेटर, इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इट्स डायगोनल क्रॉस दी राइट एंगल्स। कह रहा है एक ऐसी क्वाड्रेटर बताएं, एक ऐसी फोर साइड शेप बनाएं जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है बस। मैंने बोला है देखो वो वाली शेप क्वाड्रेटर कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैराग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारे हमारे पास फोर साइड फिगर्स हैं। तो देखो बेटा यहां पर इनमें से किसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बेटा आपके पास काइट की वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, पहली बात। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अच्छा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक डायगोनली ही है। तो देखो बेटा हमारे पास डायगोनल की जो काइट के डायगोनल्स हैं वो हमारे पास बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, देखो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यही होती है जिसका एक डायगोनल होता है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। दो इक्वल पोर्शन में डायग्राम को ब्रेक कर दिया। राइट ऑन नेम ऑफ दिस क्वाड्रेटर, बस इसका नाम क्या है बेटा, हमारे पास काइट है, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात में कोई सवाल नहीं होगा, क्लियर हो गई ये बात। राइट दीस नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें और साइज स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें और इनकी अरेंजमेंट करें। सबसे पहला स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, देखो 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 9 का स्क्वायर 81, 196 का स्क्वायर रूट 14, 125 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, क्यूब रूट ऑफ 125। तो आपने 5 नहीं लिखना, क्यूब रूट ऑफ 125 लिखना है, इस तरह लिखना है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 से बड़ा नंबर 14, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 196 लिखना है यहाँ पर। इससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास 64, आपने 4 का क्यूब लिखना है। इससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 81, आपने 9 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, आपने एक्चुअल नंबर लिखने हैं, आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं लिखनी, आपने एक्चुअल नंबर लिखने हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है 68, राइट 68 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और लोएस्ट टर्म की फॉर्म में, यानी कैंसिलेशन हो रही है तो आप कर लें, फ्रैक्शन में यहां से लिखना है। तो परसेंट का मतलब ये होता है बेटा परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट मींस 100, डिवाइड बाय 100। ये देखो 2 3 2 4 8, 2 50 हो गया, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो गए, 2 17 2 25। तो देखो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है 17/25 आफ्टर कैंसिलेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अब देखो बेटा पार्ट बी में कह रहा है बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स, द बॉल्स आर इन द रेशियो ऑफ रेड ब्लू 3:5, राइट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर रेड। अब देखो फ्रैक्शन आपने निकालनी है, तो फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो उसने फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर रेड, तो रेड का रेशियो कितना है 3, तो आपने 3 ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में। और क्योंकि किससे फ्रैक्शन निकालनी है इसने बताया हुआ नहीं है, तो बेटा आप टोटल से फ्रैक्शन निकालेंगे। हमेशा अगर ये बताया हुआ ना हो स्पेसिफिकली, तो आप हमेशा टोटल से निकालते हैं, यानी डिनोमिनेटर में टोटल की वैल्यू लिखी हुई होगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें नहीं पता, लेकिन उनका टोटल फ्रैक्शन क्या अगर मैं देखूं तो हमारे पास बन रहा है 8, इसका आंसर होगा 3/8। दोनों रेड और ब्लू के रेशियो का सम कितना है 8। तो बेटा अगर आपके पास टोटल वैल्यू नहीं पता तो आप फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड, आप रेशियो की सिंप्लीफाइड फॉर्म और उनका सम निकाल के रखेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर लिख दिया जाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा ये आपसे कह रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, आपने हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर नंबर में लिखना है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, और फिर इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो देखो 2.78 में पहली सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 2, ये पहली सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद नंबर क्या है, इसके बाद नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो बेटा ये 2 से 3 बन जाएगा। और 7 और 8 की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, इनको ऑमिट कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 का क्यूब डिवाइड बाय 61.4, पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है 6 है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और 1 की जगह मैं 0 लिखूंगा, डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर ऑमिट करते हैं तो उसकी जगह 0 लिखते हैं, डेसिमल के बाद वालों में नहीं लिखते हैं।
0893 में सबसे पहली सेमी फिगर कौन सी है? 8, 8 के बाद लिखा हुआ है 9। अब 9 5 से बड़ा है, ये बनेगा 0.9, और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं 9 और 3, तो बेटा उनको हम कैंसिल करके जीरो भी नहीं लिखेंगे, उनको छोड़ ही देंगे, लिखेंगे नहीं बिल्कुल। अभी बनेगा 3 का क्यूब विच इज 27। 60 मैंने एज इट इज को अभी लिखा, 9 को मैं लिखा, 0.9 को लिखा 9/10। अब देखो बहुत इजी है कैंसिलेशन, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एट दी एंड आंसर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर इज 1/2 है। किसी बच्चे को मसला है बाद में? अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है द पाई चार्ट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर ऑफ फुटबॉल क्लब, राइट डाउन द मॉडल क्लास। अच्छा, ये ना क्लास की फॉर्म में पाई चार्ट दिया हुआ है। 0 to 5 गोल्स वाले, 6 to 10 गोल्स वाले प्लेयर्स कितने हैं? 11 to 15 गोल्स वाले, 16 20 गोल्स वाले। अब यहां पर उनकी अमाउंट नहीं बताई हुई, यानी कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 0 से 5 गोल्स बनाए, 0 to 5 गोल्स करे, कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 6 to 10 गोल्स करे, कितने प्लेयर्स हैं 11 to 15 गोल्स करे, कितने प्लेयर्स 16 to 20 गोल्स करे। हमें उनकी तादाद नहीं पता, हमें उनकी काउंट नहीं पता। व्हाट वी नो इज जस्ट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा। हमें सिर्फ एंगल पता है, ये 135, ये 72, ये 90। कोई पूछ ले मिसाल के तौर पर भाई 16 20 गोल्स वालों की एंगल्स क्या है, तो भाई आप 360 में से इन सबको माइनस करा दें। 360 माइनस 90, 270, 270 माइनस 135, फिर माइनस 72, या माइनस करा के आंसर निकाल लें। अभी वो पूछ रहे हैं मॉडल क्लास किसकी है, तो जिसका सबसे ज्यादा बड़ा एंगल वो मॉडल क्लास है। जैसे अगर मैं यहां पर वैसे निकाल भी लूं, 360 माइनस 90 270 हो जाएगा, 270 में से 72 गया 198 हो जाएगा, 198 में से बेटा 135 गया, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 3 3, और ये हो जाएगा बेटा 33। तो ये एंगल जो है ना हमारे पास 33 एंगल है। नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है जी, जब ये एंगल आ गया, अब मुझे बताएं किसका सबसे ज्यादा बड़ा एंगल है। 135 सबसे बड़ा एंगल है, 0 to 5 इसकी क्लास है, तो बेटा मॉडल क्लास लाएगी 0 to 5, ये इसका आंसर होगा, ये मॉडल क्लास। कह रहा है 8 ऑफ द प्लेयर ईच स्कोर्स 11 to 15 गोल्स। कह रहा है 11 to 15 गोल्स वाले 8 प्लेयर्स हैं। ये जो ना 11 to 15 गोल्स वाले जिनका एंगल 72 है, कितने प्लेयर्स हैं ये? 8 प्लेयर्स हैं। यानी 72 डिग्री के सामने मैं लिख रहा हूं 8 प्लेयर्स। 72 डिग्री यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 8 प्लेयर्स को। वर्क आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द क्लब, कह रहा है टोटल बंदे कितने क्लब में, तो भाई टोटल बंदे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 360 डिग्री से। टोटल एंगल कितना होता है? 360। इसके आगे आप एक्स लिख दो, विल रिप्रेजेंट दी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 72 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो, ये 8 1 जा, 8 9 जा, 9 1 जा, 9 4 36, एक्स की वैल्यू 40 आ गई। टोटल क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 40 मेंबर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं? 40 प्लेयर्स हैं। ठीक है जी। नाउ इट सेज फैक्टराइज। फैक्टराइज, हमारे पास फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कॉमन चेक करना। फर्स्ट यू हैव टू चेक द कॉमन। कॉमन अगर आपके पास है तो फिर आप फिर भी फॉर्मूला जरूर चेक करते हैं, ए आइडेंटिटी चेक करते हैं, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, या फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले फैक्टराइज में कॉमन चेक करेंगे, क्या चारों में कुछ कॉमन है? नो सर, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम पेयर्स में चेक करते हैं। 5 कॉमन निकाला, 3a - x, और -2 कॉमन निकाला, x - 2a, x - 3 है। अब देखो मसला कुछ ये है कि आपने
अगले दो ब्रैकेट से माइनस भी कॉमन निकाला है, 2 और y भी कॉमन निकाला हुआ है, तो x-3 बन गया। देखो माइनस कॉमन निकालने की वजह से ये माइनस से प्लस हो गया, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म प्लस से माइनस हो गई। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहे, तो मैंने क्या करा, क्या मैंने बोला एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन लेते ही नहीं है, हम माइनस कॉमन लेते ही नहीं है। हमारे पास यहां पर बन जाएगा माइनस, प्लस कॉमन लेते हैं +2y, ये -x+3y ऐसे रहने दो, -x+3 है, तो ये बन जाएगा 3a - x प्लस 2y 3a - x। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, 3a - x, आपने 3a - x कॉमन लिया और बेटा ब्रैकेट के अंदर बच गया 5 + 2y, तो आपके पास बच गया बेटा 3a - x 5 + 2y, ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म निकल कर आ गई। ठीक है जी, चेक ये जरूर कर लीजिएगा दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली एक जैसे हो। अरेंज कर लिया था बस मैंने एग्जैक्टली सेम लगा, फिर मैंने अरेंज कर लिया इनको और हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। देन वी हैव स्कैटर डायग्राम क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सवाल है। इट सेज व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम। तो देखो हमारे पास जो कोरिलेशन निकल कर आ रहा है, अगर आप देखो हाइट आपके पास बढ़ रही है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते आ रहे हैं। बेसिकली डेटा किस चीज का है, द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय 12 पीपल टू वॉक 100 मीटर वॉज रिकॉर्डेड। 100 मीटर वॉक में 12 लोगों का डेटा लिखा हुआ है कि उन्होंने कितने स्टेप्स में 100 मीटर वॉक कंप्लीट कर ली। अब इधर ये 100, इधर 100 और इधर का 100 इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इधर तो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है हाइट को और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स को। अब होता है ना जिसकी हाइट ज्यादा होती है, लंबे कदम होते हैं, जल्दी फासला तय कर लेगा वो, तो हम यहां पर लिख रहे हैं द स्कैटर डायग्राम शोज द हाइट ऑफ दीस पीपल एंड द नंबर ऑफ स्टेप दे टुक। 100 मीटर वॉक में उसने उनकी हाइट कितनी है और कितने स्टेप्स उन्होंने लिए। तो देखो जितनी हाइट बढ़ रही है उतने कम स्टेप्स हैं। आप देखो रहे ये नीचे की तरफ जा रहा है डेटा, आपके पास जितनी हाइट्स बढ़ रही है उतने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते जा रहे हैं। तो आप यहां पर बेटा इसे कहते हैं हाइट बढ़ रही हो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रहे हो, या नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रहे हो हाइट बढ़ रही हो, अपोजिट रिलेशनशिप हो, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो बेटा इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना। फिर कह रहा है ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय, तो आपने बेटा एक लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है इस तरह के बिल्कुल डेटा के मिड से गुजरे। अगर ऐसा हो जाए नंबर ऑफ जितने ऊपर क्रॉसेस हैं उतने ही नीचे भी क्रॉसेस हों, ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन बस इस तरह आपने ड्रॉ करना है कि हमारे पास बिल्कुल इसके मिड से गुजर रहा हो ताकि ज्यादा डिस्टेंस ना हो। ये देखो हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय आई है, आपकी आंख को से ऐसा हो कि बिल्कुल उसके मिड से आपको दिखाई दे, कि जाते हुए पॉइंट से जाते हुए दिखाई दे आपको। कह रहा था हाइट ऑफ द अनदर पर्सन इज 175, कह रहा एक बंदा है उसकी हाइट 175 है। यूज लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स दे वुड टेक टू वॉक 100 मीटर। अब उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, 175 मीटर है, 175 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। वो आपसे पूछ रहा है भाई उसने कितने स्टेप्स में पूरी रेस कंप्लीट कर ली होगी, पूरी वॉक 100 मीटर वॉक कंप्लीट कर ली होगी। तो जब भी एस्टिमेट बोलेगा, जब भी अप्रोक्सीमेट आंसर पूछेगा, तो आपने लाइन आंसर तब भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय आई से निकालना है। इधर तो इन्होंने बोल दिया ना यूज लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय आई, अगर नहीं भी बोलता तब भी मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय आई बनाता और उसके थ्रू ही अपना आंसर एस्टिमेट करता। आप देखो यहां पर 175 हाइट के अगेंस्ट आपको ग्राफ रीड आना चाहिए, 170 और 180 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, मैं बिल्कुल मिड वाले बॉक्स से गया, ऊपर लाइन से इंटरसेक्ट करा और लेफ्ट साइड पर वैल्यू देख ली जाकर कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो 130 और 140 के दरमियान दे रहा है 5 बॉक्सेस, तो एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 132, 134, 136 और ये 138, 136 और ये 138, तो आपका तकरीबन उनके दरमियान में ही है। तो आप इसका आंसर 136 और 138 के दरमियान का आंसर दे दें, और वो क्या आ रहा है 137, एग्जैक्टली 137 में नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो 137 बेटा आप कह दो 137 हमारे पास इतने स्टेप्स लेगा, तो हमारे पास बेटा वो रेस कंप्लीट कर लेगा। सही ना। ये पीछे भी आपको मार्किंग स्कीम में भी आंसर जो दिखेगा ना वो रेंज की फॉर्म में दिखेगा आपको।
क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी डिफर करेगी, आपके दोस्त की लाइन थोड़ी डिफर करेगी, तो लाइन थोड़ी डिफर कर रही होती है, इस वजह से बेटा हमारे पास आंसर दो लोगों के डिफरेंट आते हैं, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो एस्टिमेट आंसर होता है। लेकिन इतना भी डिफर ना करे कि 10-20 का फर्क आ जाए, लाइन थोड़ी सही बन जाएगी तो फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, देखो बेटा क्या कह रहा है, द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है हमारे पास। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर ऑफ टाउन ए एंड बी। अगर मैप में यानी इस पेपर में 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर के, अगर ए और बी के दरमियान 1 सेंटीमीटर का गैप है तो ये बराबर है एक्चुअल में 10 किलोमीटर के। तो यहां पर बेटा क्योंकि ये पेज मैंने अभी A4 साइज पेज है, इसमें हमारे पर लेंथ थोड़ी डिफर कर जाएगी, एंगल डिफर नहीं करता, लेंथ कर जाती है। तो देखो आपके पास बेटा यहाँ पर जो लेंथ आ रही है वो वैसे तो यहाँ पर आ रही है 8, तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो बेटा अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 8 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 80 किलोमीटर के। ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास 80 किलोमीटर के होगा, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि भाई, वो आपसे कह रहा है कि भाई टाउन सी इज ऑन बेरिंग ऑफ 140 फ्रॉम टाउन ए एंड अ बेरिंग ऑफ 235 फ्रॉम टाउन बी। मेक पोजीशन ऑफ टाउन सी ऑन द स्केल ड्राइंग। अब बेरिंग जो होता है ना बेटा वो क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द नॉर्थ होता है, तो आपने एंगल ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है, और बेरिंग वाला एंगल बेरिंग बनाना है आपने। तो यहां पर बेटा आपके पास 140 बेरिंग हो सी से, सी का 140 बेरिंग है किससे, ए से। तो आपने ए पर गए, आपने ए के पॉइंट पर डी का सेंटर रखा, और देख रहे हो लाइन, नॉर्थ वाली लाइन और मेरा जीरो ओवरलैप कर रहा है ये वाला। अब यहां से 140 डिग्री एंगल बनाना है, 140 डिग्री की बेरिंग बनाना है। ये जीरो से मैं स्टार्ट करा करता 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 ये बाहर वाले एंगल देखूंगा, 140 यहां पर आ जाएगा, मैं यहां पर 140 को मार्क कर लूंगा। ये जहां पे मेरा अंगूठा है यहां पर बेटा मैं मार्क कर लूंगा, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मैं अभी जरा मार्क करके आपको बताता हूँ, और एक लाइन भी बना लेता हूं, मार्क करके आपने एक लाइन बनानी है। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा। अगर आपको ये डॉट नजर आ रहा है, देखो ये मैंने एंगल मार्क करा, ये पूरा 140 बेरिंग है, क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम दी नॉर्थ। ठीक है ना। और अब बेरिंग ऑफ 235 फ्रॉम बी, तो 235 तो ये रहा, या ये बी तो ये रहा, अब 235 यहां से एंगल बनाना है, ये 235 बनाना ही है। अब सर यहां से यहां तक तो सर ये पूरा 180 तो हो जाएगा। 180 के बाद अगर आप 55 ऐड करते हो तो 235 बनता है। 180 के बाद अगर आप 55 ऐड करते हो ना तो 235 बन जाएगा। तो इसका मतलब मैंने 180 तो ये घूम लिया, ये पूरा तो 180 हो गया। डी को देखो मैंने पूरा 180 घुमा लिया ये। अब 180 वाला बाद वाला एंगल किस तरह ड्रॉ करूं, तो आप अपने एंगल को फिर डी को यूं रखोगे और यहां से नीचे से, ऊपर से नहीं, अब यहां से 55 डिग्री यहां से रखोगे अब आप, जो कि यहां पर बनेगा। तो ये पूरा एंगल ये ड्रॉ होगा बेटा हमारे पास 55 डिग्री तक। अब देखो मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं, आपको दिखाता हूं। ये देखो मैंने ये एंगल, ये डी है हमारे पास, डी से मुझे पता है 180 डिग्री तो ये हो ही जाएगा, ये 180 डिग्री तो हो ही जाएगा हमारे पास। फिर 180 के बाद मुझे 55 और जाना है ताकि 235 बन जाए। तो बेटा मैंने अपने डी को यहां रखा और नीचे से एंगल, ऊपर से नहीं, अब यहां पर लाइन को, लाइन वाला जीरो नहीं ले रहा मैं नीचे से एंगल 55 यहां पर ड्रॉ करूंगा और ये हमारे पास 55 डिग्री पर अगर रुक जाएगा, ये देखो, ये पूरा 55 पे आकर रुक जाएगा नीचे से। ये फिर इस एंगल को प्लॉट करने के बाद पूरी लाइन क्रॉस कर दूंगा। अब देखो यहां पर जो पॉइंट इंटरसेक्शन है बेटा, ये सी वो पॉइंट है
जहां पर बेटा वो पोजीशन है जो ये बता रहा है टाउन सी की, ये हमारे पास टाउन सी की पोजीशन आ गई, जहां पर बेटा जो ए से 140 का बेरिंग है और 235 बी से बेरिंग है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम है, इसकी मैं पिक्चर भी ले लेता हूं और उधर कॉपी भी कर दूंगा। एक और बेरिंग का भी सवाल है आगे, उसको भी हम इंशाल्लाह उसका सवाल है, क्या कहते हैं, लोसाई का एक और सवाल है, उसको भी देखेंगे आगे इस तरह पेपर में। इस डायग्राम को मैं अपडेट कर लेता हूँ। ये डायग्राम में यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है ना? तो वैसे इनके दरमियान जो मैंने स्केल से डिस्टेंस देखा था ए और बी के दरमियान, दैट वाज 8, जो कि मुझे पक्का पता है कि आपका इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये मेरा A4 साइज पेज है, मैंने घर पे प्रिंट निकाला हुआ है, CI का पेपर नहीं है ये, तो वो इससे ज्यादा ही होगा वो। ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है, आ रहा था, तो ये बन जाएगा 80 किलोमीटर। ठीक है ना? ये बन जाएगा 80 किलोमीटर। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन में, ब्लास्ट गोज फॉर अ साइकिल राइड, ही स्टार्ट एट 3 PM, 3 PM पे उसने स्टार्ट करी राइड और फिनिश कर दी 5:38 पर। अब देखो टोटल टाइम रेस्ट जो उसने करा, ही हैज अ टोटल ऑफ 25 मिनट्स रेस्ट ड्यूरिंग द राइड। साइकिलिंग की राइड के दरमियान उसने जो साइकिल राइड के दरमियान जो उसने रेस्टिंग करी वो 25 मिनट्स की रेस्ट करा उसने। ठीक है ना? 25 मिनट रेस्ट करा उसने। अब कितना टाइम साइकिलिंग पे स्पेंड हुआ वो लिखना है। ही स्पेंड ऑन साइकिलिंग, हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट्स ही स्पेंड ऑन साइकिलिंग। तो सबसे पहले जर्नी टाइम देखो, 5:38 PM में 3 PM माइनस करा दो, तो जर्नी टाइम हमारे पास आ रहा है 2 hours 38 मिनट्स। अब 2 hours 38 मिनट्स में से 25 मिनट्स माइनस कर दो, तो 38 - 25 कितना हो जाएगा? 38 - 25 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 2 hours 13 मिनट्स की बेटा हमारे पास साइकिल राइडिंग पे, साइकिल राइड पे स्पेंड हो रहा है, रेस्ट को हटाकर, रेस्ट में शामिल नहीं करना। फिर पार्ट बी में कह रहा है सोनिया वॉक्स टू हर आंट हाउस, शी लीव्स होम एट 10:25, शी वॉक्स अराउंड 12 किलोमीटर एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम सोनिया अराइव्स एट हर आंट हाउस। अपनी आंटी के घर पर कितने टाइम, किस टाइम पर पहुंची वो हमें लिखना है। 10:25 पे लिख ली थी घर से, किस टाइम पे पहुंची हमें वो लिखना है। तो जर्नी टाइम कितना गुजरा, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो बेटा स्पीड हमारे पास कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 12, और टाइम हमें निकालना है। तो बेटा टाइम हमारे पास निकल जाएगा 12/5, 2.4 आवर्स हो जाएगा। अब 2.4 आवर्स, अब 10:25 में 2.4 आवर्स कैसे ऐड करें? हमने 2 तो आवर्स समझ लिया, लेकिन 0.4 आवर्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 0.4 को बेटा 60 से मिलाकर आ दें, ये आपके पास 24 मिनट्स बन जाएगा। 2 hours 24 मिनट्स, यानी 10:25 में आपने 2 hour 24 मिनट्स ऐड कर लिया। तो इनको ऐड करेंगे, 2 में 12, 10 ऐड करा 12 हो गया, 24 + 25 ये हो जाएगा 49। तो 12:49 पर बेटा वो अपनी आंटी के घर पर पहुंच जाएगी। सही ना? 24 आवर क्लॉक का टाइम है ये। 10:25 ये 24 आवर्स में लिखा हुआ है, PM और AM नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 24 आवर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देन इन क्वेश्चन नंबर 11 से C बराबर है 7 - A/B के, कह रहे C की वैल्यू मालूम करके दिखा दो जब A की वैल्यू -4 है। तो मेरा C बराबर हो जाएगा 7 - A की वैल्यू -4 हो गई और B की वैल्यू 2 हो गई। 7 - -4 11 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 11/2 5.5 हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो रिकरिंग डेसिमल नहीं है, तो हम लोग इसको 5.5 ही रहने देंगे। अब देखो बेटा आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू 5 की पावर x + 1 है, y की निकाल के दिखा दो जब x की वैल्यू -2 है। तो 5 की पावर -2 + 1, मैंने x की जगह -2 रख दिया। अब ये ना ऐड हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ना डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर -2 है। पहले बेटा इसको पॉजिटिव करोगे 5 की पावर 2, डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर में कोई पावर नेगेटिव में है तो पूरे फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल करो, यानी पूरे न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर में लेकर आओगे, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात y बराबर है 1/5 स्क्वायर यानी 25
+1 हो जाएगा। अब ये आप एलसीएम लेकर बेटा इनको ऐड कराओगे, एलसीएम 25 हो जाएगा। तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1 ही रहा, ये 1 की जगह 25 हो जाएगा। एट द एंड आंसर 26/25 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखो बेटा, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल एबीसी दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। जब भी किसी एक पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर कोई पाथ बनाना हो तो बेटा सर्कल बनता है। यानी बी से 5 सेंटीमीटर पर कोई पाथ बनाना है लेट से, तो मैं कंपास की नीडल बी पर रखूंगा, 5 सेंटीमीटर आग खोलूंगा, और देखो बेटा मैं यहां पर एक सर्कल की, पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जो इनसाइड दी सर्कल बन रहा है सिर्फ वो वाला पोर्शन बनाऊंगा। यानी ये पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सर्कल का वो पोर्शन जो इनसाइड दी ट्राइंगल बन रहा है सिर्फ उसी को कंस्ट्रक्ट करूंगा। याद रखें कंपास की नीडल बी पॉइंट पर रखूंगा, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगा, नीडल से बेटा पेंसिल से यहां पर ये पूरी आर्क यहां पर डाल दूंगा ट्राइंगल के अंदर। फिर कह रहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, ऐसा पाथ बनाओ, कंस्ट्रक्ट दी लोकस, ऐसा पाथ बनाओ जो कि ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो बेटा दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पाथ बनता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ए और सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, समथिंग लाइक यहां पर ए और सी की जो लेंथ है उसकी हाफ लेंथ से ज्यादा ओपन अप करेंगे कंपास को, कंपास नीडल ए पर रखकर यहां पर रख डालेंगे, कंपास नीडल ए पर रखने देंगे, यहां पर रख डालेंगे, कंपास नीडल सी पर रखेंगे, यहां पर रख डालेंगे, कंपास नीडल यहां पर रखेंगे, सी पर ही रहने देंगे और यहां पर रख डालकर इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा याद रहे समथिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को तो एक्सप्लेनेशन है मेरी, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां पर ठीक कर लेता हूं, मैंने कौन सा एग्जैक्ट बनाया है। तो आपने यहां पर याद रखें सिर्फ उतना ही पोर्शन बनाना है जो कि ट्राइंगल के अंदर है। यानी मैं ये पोर्शन नहीं चाह रहा, स्केल से तो आप पूरा स्केल रखेंगे दोनों पॉइंट से, लेकिन आप लाइन सिर्फ यहां तक बनाएंगे। ठीक है ना, लाइन सिर्फ यहीं तक बनेगी। अच्छा, अच्छा ये छोटा सा पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर है, मैंने बी पर 5 सेंटीमीटर का कंपास रखा, ये देखें मैंने एक सर्कल बना लिया यहां पर, ए बी की ए सी की लेंथ दी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए ए सी की लेंथ चेक कर ली मैंने, हाफ से ज्यादा, वैसे हाफ से ज्यादा इंसान आप जो ना थोड़ा सा उसको एस्टिमेट भी कर लेते हैं, इस लेंथ 7 आ रही है, तो हाफ तो लेंथ समथिंग अराउंड 6.8 आ रही है, 6.6 आ रही है, तो 3.3 से इसका हाफ है, तो हाफ से ज्यादा लेंथ 5 ही रहने दें। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करा, कंपास की आर्क आपने यहाँ पर, नीडल यहाँ पर रखी, आग डाली आपने, और नीडल को वहीं रहने दें, आपने यहाँ पर आग डाल दी, कंपास नीडल को आपने यहाँ पर रखा, यहाँ पर आपने आग डाल दी, कंपास यहाँ पर रखा, आपने यहाँ पर आग डाल दी। मैं अगेन फिर से बता रहा हूं, आपने स्केल तो पूरा ही रखना है, लेकिन लाइन सिर्फ इतनी बनानी है जो ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है जी, ये आपने लाइन बनानी है। उसके बाद उसने बोला हुआ है शेड द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी कंटेनिंग द पॉइंट्स दैट आर लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। कह रहा है वो वाला रीजन शेड करें जो कि बी से 5 सेंटीमीटर के लेस देन पर हो। ये वाला रीजन 5 सेंटीमीटर पर है, ये मोर देन 5 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ मोर देन 5 सेंटीमीटर है, ये लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा रीजन ये लेस देन 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और उसको कंपोज कर रहा है और उसको नैरो डाउन कर रहा है, क्लोजर टू ए देन टू सी। देखो ये पूरा पोर्शन जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना, ये ए और सी पॉइंट्स को रीजन को डिफाइन कर रहा है। ये रीजन पूरा क्लोजर टू सी है और ये रीजन बेटा क्लोजर टू ए है। तो क्लोजर टू ए की बात कर रहा है और इनसाइड दी सर्कल की बात कर रहा है, तो बेटा ये वो रीजन है जो क्लोजर टू ए भी है, इनसाइड दी सर्कल यानी लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी भी है और क्लोजर टू ए देन टू सी भी है। इसको आपने प्रॉपर्ली शेड कर लेना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका थोड़ा सा सेक्शन मैंने यहां पर लिख भी दिया है। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू कि राइट डाउन 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, तो आपने 108 को लिखा और इसे कहते हैं लैडर मेथड, इसको एलसीएम नहीं कहते, इसको कहते हैं लैडर मेथड। आपने लैडर मेथड के थ्रू 108 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया।
यानी 108 को सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 5 10, 2 4 8, 2 4, 2 7 14, 3 9 3 3 3 1 यानी 108 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। कह रहा है आप एलसीएम निकाल के दिखा दें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखा दें, किसका, 108 का और 180 का। तो आपने 108 की तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करी भी है, आप 180 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर मैं आपको बताता हूँ एलसीएम निकालते किस तरह है। देखो यहां पर 2 को 2 से डिवाइड करा है, 180 को, ये हो गया 90, फिर ये हो गया 45, और भी 2 से नहीं जा रहा था ये, तो 3 से डिवाइड कराया, ये हो गया 15, 3 इज 45, और 3 5 15, और ये हो गया 5 1 5। यानी 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा हमारे पास निकल कर आ जाएगी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना। और 108 की बेटा हमारे पास ऑलरेडी है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अब देखो बेटा आपके पास एलसीएम किस तरह निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो एलसीएम में 2 स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर 3, कॉमन फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 3 है, 3 यहां पर भी आ जाएगा, 3 क्यूब। और बेटा 5 अनकॉमन फैक्टर है, तो जो अनकॉमन फैक्टर होता है, जो अनकॉमन फैक्टर होता है बेटा वो भी हमारे पास लिखा जाता है विद द हाईएस्ट पावर। अब 5 अनकॉमन फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसको आप आंसर निकाल लें, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 27, 2 स्क्वायर 4 27 इंटू 5। अब 4 5 20 हो गया, 20 इंटू 7 हो गया, और ये देखो 540 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है इन 2017 द पॉपुलेशन ऑफ द इजिप्ट वाज 97,500,000, व्हाट इज पॉपुलेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने डेसिमल पीछे शिफ्ट करना है, जितना डेसिमल पीछे शिफ्ट करेंगे 10 की पावर उतनी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। तो डेसिमल देखो मैंने 3 3 6 7 7 डिजिट पीछे शिफ्ट करा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे आपका डेसिमल आना चाहिए, यानी 9 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 9 के आगे डेसिमल लिखा तो 9.75 आ गई है, 10⁻7 हमारे पास का आंसर निकल कर आ जाएगा। जितने डिजिट पीछे लेके जाओगे 10 की पावर उतनी पॉजिटिव में आ जाएगी। बैकवर्ड एडिशन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल को पर स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड करा दें, एरिया से डिवाइड करा दें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। इन 2017 द पॉपुलेशन ऑफ द इंडोनेशिया इज 2.62 10⁸8, करेक्ट टू 3 सिग्निफिक फिगर। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 3 सिग्निफिक फिगर में ही लिखी हुई है वैल्यू। इसको बेटा द एरिया ऑफ इंडोनेशिया से डिवाइड करा दूं, 2 मतलब 10⁶ से, करेक्ट टू 1 सिग्निफिक फिगर, ये ऑलरेडी 1 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में है हमारे पास। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी, कह रहे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल के दिखा दो, तो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास आएगी पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड बाय एरिया कर दूं, अब देखो डिवीजन करनी है यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखो मैंने क्या करा, क्या मैंने बोला सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बेसिक कैंसिलेशन है, 2 1 2 1 2 3 2 1 1.31 ये एज आ जाएगा, डेसिमल अपनी जगह पे रहा, और फिर 10⁻6 8 था ऊपर, डेसिमल आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, सॉरी 1 10⁸8 था ऊपर और नीचे 10⁻6 था, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्शन 1.31 10⁻2 हो जाएगा। ये 10⁻2 को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो जाएगा 131, डेसिमल आगे जाएंगे पावर कम होती जाएगी, डेसिमल 2 आगे गए पावर 0 हो गई, तो 131 किलोमीटर पीपल्स पर किलोमीटर हमारे पास, किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ गई यहां पर। ठीक है जी, आपके पास कह रहा है राइट डाउन 3 इनइक्वालिटीज, ये y इक्वल टू 3 है, ये लाइन सबसे पहले देख लो y इक्वल टू 3 है, ये लाइन सबसे पहले देखो ये x इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। और इस लाइन की क्वेश्चन आपने निकालनी है। अब ये लाइन राइट साइड जा रही है कॉर्नर टू कॉर्नर, राइट साइड मूवमेंट कर रही है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो बेटा इस लाइन की क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x, राइट साइड मूवमेंट है, कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट है, तो बेटा इस लाइन की क्वेश्चन है y इक्वल टू x, राइट साइड मूवमेंट कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट।
y इक्वल टू एक्स, इसका ग्रेडियंट 1 ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 1 है तो बेटा ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन की इक्वेशन। अब हमें शेडेड रीजन की इनइक्वालिटी बतानी है, तो ये y इक्वल टू 3 के लेफ्ट साइड पे शेडिंग हुई हुई है, तो ये जगह y इज लेस देन इक्वल टू 3। ये सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब देखो हमें शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करना है, ये y इक्वल टू 3 के ऊपर शेडिंग हुई हुई है, तो हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा ये, और लाइन भी क्योंकि सॉलिड है। फिर ये लाइन है x इक्वल टू 5, इसके लेफ्ट साइड पे शेडिंग हुई हुई है, तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड के लिए बेटा लेस देन लिखेंगे, अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन लिखेंगे। फिर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके डाउनवर्ड शेडिंग हुई हुई है, तो बेटा हम इसकी इक्वलिटी लिखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये वो तीन इक्वलिटीज हैं बेटा जो आपने आंसर करनी थी, ये मैंने यहां पर आंसर कर दी, जो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। y के लेस y इक्वल टू 3 के लेफ्ट साइड पे शेडिंग है, y सॉरी y इक्वल टू 3 के अपवर्ड शेडिंग है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x इक्वल टू 5 के लेफ्ट साइड पे शेडिंग है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के डाउनवर्ड शेडिंग है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये डाउनवर्ड के लिए बेटा लेस देन, अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन, लेफ्ट वर्ड के लिए बेटा लेस देन, और राइट वर्ड के लिए ग्रेटर देन हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, Q इज अ सबसेट ऑफ P, और ये कह रहा है प्रॉपर सबसेट, साइन का मतलब है प्रॉपर सबसेट। P इंटरसेक्शन R इज नल सेट, कह रहा है P और R के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, कह रहा है वेन डायग्राम कंप्लीट करो। Q प्रॉपर सबसेट है P का, ये P ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्यों, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है तो बेटा बिल्कुल इसके अंदर बनेगा, प्रॉपर सबसेट बिल्कुल इसके अंदर बन जाता है। प्रॉपर सबसेट होता है उससे छोटा सेट, और इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स, वो उसके कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो पी में है। क्यों, एक छोटा सेट है पी से, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि पी में मौजूद है लाजमी तौर पर, तो ये हमारे पास क्यू सेट बन गया। प्रॉपर सबसेट हमेशा अंदर की तरफ बनता है, अंदर बनता है बिल्कुल, ये क्यू सेट बन गया हमारे पास। अब देखो पी और आर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्यू में भी कॉमन नहीं होगा, पी सॉरी पी और आर में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्यू और आर में तो वैसे भी नहीं होगा। तो देखो हमने यहां पर लिखा, मैं यहां पर आर सेट बना रहा हूं ये, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, ये हमारे पास आर सेट बनकर आ जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब देखो क्वेश्चन में 17 में बोल रहा है हमारे पास सीक्वेंस का सवाल है, कह रहा फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर प्लस 3, सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर प्लस 8, थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर प्लस 13, फोर्थ टर्म है 4 का स्क्वायर प्लस 18, तो बेटा फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर। और आप खुद यहां पर देखो, फोर्थ टर्म है तो 4 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, वन है तो 1 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है तो। फिर यहां पर क्या चीज ऐड हो रही है वो तो फिक्स नहीं है, 1 है तो 3 ऐड हो रहा है, 2 है तो 5 8 ऐड हो रहा है। आप देख रहे हो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 3 के बाद 5 ऐड करो तो 8, 8 के बाद 5 ऐड करो 13, 13 के बाद 5 ऐड करो 18, 18 के बाद 5 ऐड करो 23, तो जगह 5 का स्क्वायर प्लस 23, 25 प्लस 23, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 48 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसी सीक्वेंस की nth टर्म निकाल के दिखा दो। देखो फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 4 का स्क्वायर, nth टर्म है तो n का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर यहां पर तो सर कोई फिक्स टर्म ऐड नहीं हो रही ना, कभी 3 कभी 8 कभी 13 कभी 18, तो मैंने इस सीक्वेंस की nth टर्म अलग से निकाली, 3 8 13 18, ये कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस है, सिर्फ इसकी अलग से मैंने सीक्वेंस निकाली, तो कहते हैं कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस। क्यों, इनके दरमियान डिफरेंस 5 का है, 30 माइनस 8, 8 माइनस 3, 18 माइनस 13, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा एन टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ए प्लस ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी हो रही है 3, एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू एन ही रहती है, डी की वैल्यू बेटा मैंने रख दी 5, डिफरेंस हमारे पास कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 5 इंटू एन माइनस 5, ये जाएगा 5 एन माइनस 2। तो इधर इस सीक्वेंस के इस पोर्शन की एन टर्म आ रही है 5n माइनस 2, तो आपने लिखा एन टर्म हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, यानी यहां पर अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो बेटा फर्स्ट टर्म आएगी 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5, 1 प्लस 5 6 हो गया, 6 माइनस 4 हो गया, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 टू द 10, 10
प्लस 4 कितना हो गया 14, 14 माइनस 2 12 हो गया। देखो 12 आ रहा है यहाँ पर। एन की 3 रखोगे तो 22 आएगा, एन की 4 रखोगे तो 34 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है जी। क्वेश्चन 18 में अगर है, क्वेश्चन 18 में कहता है बेटा डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द पार्ट ऑफ द कार जर्नी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। कह रहा है डीसेलेरेशन ऑफ द कार बिटवीन टी 40 टू 140 से लेकर 200 तक। ये यहां पर डीसेलेरेशन हो रही है। कह रहा है डीसेलेरेशन 0.2 है। अब मैं भी निकालता हूं इधर की डीसेलेरेशन। देखो अगर मैं इधर निकालूंगा डीसेलेरेशन, तो मेरे पास यहां पर पॉइंट है v कॉमा 0, सॉरी 140 कॉमा v। देखो अगर मैं यहां पर डीसेलेरेशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 140 कॉमा v, ये पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 200 कॉमा 0। तो अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं इसका, तो स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ये होता है 0 माइनस वी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 200 माइनस 140 हो जाएगा माइनस वी अपॉन 60 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई। इसको हम डीसेलेरेशन भी कहते हैं। इसको बेटा मैं इक्वेट करूंगा माइनस 0.2 से, क्योंकि ये नेगेटिव में थी इसलिए डीसेलेरेशन कह रहा था मैं। अब ये वैसे ओवरऑल एक्सेलेरेशन कहलाएगी, सही ना। और ये भी एक्सेलेरेशन ही है, लेकिन क्योंकि कम हो रही है एक्सेलेरेशन, तो बेटा इसलिए हम कह रहे हैं स्पीड कम हो रही है हमारे पास, तो इसलिए बेटा इसकी एक्सेलेरेशन को मैं माइनस 0.2 रखूंगा, नॉट 0.2, सही ना। डीसेलेरेशन जब यहां पर लिखते हैं तो इसलिए माइनस साइन इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन मैंने अब यहां पर ग्रेडियंट से भी एक्सेलेरेशन निकाली है और इसको भी एक्सेलेरेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी माइनस साइन यहां पर जरूर लगाऊंगा। माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू 0.2 इंटू 60, 12 मीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट नहीं लिखा ना तो आपने यूनिट लिखना आपके लिए लाजमी है, यूनिट के भी मार्क है फिर। कह रहे द कार ट्रेवल द टोटल ऑफ 1800 मीटर इन 200 सेकंड। कह रहे 200 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 1800। कह रहे टी की वैल्यू मालूम करी कहा दो, टी कहाँ है, ये रहा। एरिया अंडर दी ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ कहलाता है डिस्टेंस। तो बेटा अगर मैं एरिया निकालता हूं, ये पूरा हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। हाफ ट्रेपीजियम बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड 200, और ये वाली साइड है 140। 140 में से टी माइनस कर दो, इस पूरे 140 में से टी माइनस कर दो, सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया, इनटू हाइट वी आ गया, हाइट वी है। डिस्टेंस आ गया 1800 ऑलरेडी गिवन था, हाफ 200 प्लस 140 340 माइनस टी इंटू वी, वी के लिए 12 थी। 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 3 जा 18, ये 300 हो गया। 340 माइनस टी, अब टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 340 माइनस 300, तो बेटा आपके पास टी की वैल्यू आ रही 40 सेकेंड्स। यूनिट नहीं लिखा हो तो आपने बेटा यूनिट जरूर लिखना है, आपने यूनिट जरूर लिखना है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा अगेन हमारे पास वेक्टर का सवाल है। वेक्टर के सवाल को इतना मुश्किल नहीं है, इसमें देखो मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि आपने यहां पर 3p वेक्टर, देखो वेक्टर p दे दिया, वेक्टर q दे दिया। अगर आप ग्रिड को नंबरिंग नहीं भी हुई थी, आप देखो वन ग्रिड का एक पॉइंट, ये एक ग्रिड 1 यूनिट के बराबर है। तो अगर मैं p की आपको वर्टिकल वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में लिखना बताता हूं कि भाई ये p वेक्टर को जरा वेक्टर की फॉर्म में लिखो, यानी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। राइट साइड आप 2 स्टेप गए, अपवर्ड बेटा आप 1 स्टेप गए, तो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा 2 1। क्यू वेक्टर देखो हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो राइट साइड गया 1 स्टेप और डाउनवर्ड गया 3 स्टेप। तो जब डाउनवर्ड जाएंगे तो बेटा नेगेटिव में होगा ये पी और क्यू वेक्टर आ गए। सर आपने क्यों निकाला ये? देखो बेटा हमारे पास 3p वेक्टर निकालना है और इसको ड्रॉ करना है, 3p वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो 3 इंटू 2 1, 3 टू 6, 3 1 3। अब आप कहीं से भी एक वेक्टर स्टार्ट करो, लेट से आप यहां से स्टार्ट करो, राइट साइड 6 स्टेप जाओ, अपवर्ड 3 स्टेप जाओ, आपका वेक्टर बन गया। राइट साइड देखो मैं 3 स्टेप गया, अपवर्ड देखो 1, सॉरी राइट साइड 6 स्टेप गया, ये 3 स्टेप, ये 3 स्टेप 6 हो गया, अपवर्ड 3 स्टेप गया। ये बेटा मेरे पास 3p वेक्टर निकल कर आ गया।
अब मैं क्यू माइनस पी वेक्टर निकालता हूं। देखो क्यू वेक्टर कितना है, 1 - 3, और पी वेक्टर कितना है, 2 1। 1 - 2 करा हुआ है -1, -3 -1 करा है -4। अब आपने एक वेक्टर बनाना है, कहीं से भी स्टार्ट करें। यहां मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया, ये देखो -1 -4, -1 -2 -3 -4। ये आपके पास बेटा क्यू माइनस पी वेक्टर निकल कर आ गया। कैसे भी ड्रॉ कर लें आप, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं यहां पर ड्रॉ करें, ये देखो यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हो। कहीं भी आपने परफेक्टली बस ये ड्रॉ उनको दिख जाए कि आपने ये राइट लेफ्ट साइड 1 स्टेप लिया और डाउनवर्ड 4 स्टेप लिए हैं, तो ये वेक्टर आपके पास ड्रॉ होकर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, अ प्लान ऑफ हाउस इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:50। ये 1:50 क्या दिया हुआ है, ये मैप के अंदर 1 यूनिट बराबर है एक्चुअल के 50 यूनिट के बराबर, और ये लेंथ की बात कर रहा है, ये एरिया की बात नहीं कर रहा। अच्छा, 1 यूनिट से मुराद कौन सा यूनिट, आप कोई सा भी यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। मैं भी यहां पर सेंटीमीटर ले लेता हूं क्योंकि सवाल में यहां पर सेंटीमीटर में एरिया दिया हुआ है। ऑन द प्लान द फ्लोर एरिया ऑफ द किचन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फ्लोर एरिया ऑफ द रियल किचन, गिव योर आंसर इन द स्क्वायर मीटर। आपने फ्लोर के एरिया ऑफ द रियल किचन का, यानी एक्चुअल के किचन का फ्लोर एरिया मालूम करना है। मैप में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैप में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, ये जो स्केलिंग दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ की दी हुई है, ये एरिया की नहीं दी हुई स्केलिंग। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराया, तो मुझे 50 को भी 50 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया 50 × 50, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये एरिया की स्केलिंग आ गई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर मेरे पास मैप में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमें बस ये निकालना है। तो आपने लिखा भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में किचन का फ्लोर एरिया 75,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक्चुअल में, लेकिन उसको आना चाहिए स्क्वायर मीटर्स में, मीटर्स में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो बेटा अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना हो, डिवाइड बाय 10,000 कर लें आप, ये बेटा 7.5 मीटर स्क्वायर आंसर निकल कर आ जाएगा। एक्चुअल में 7.5 मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया है, किचन के फ्लोर का एरिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 2x² अपॉन x की पावर 5 की होल वेक्टर पावर -3। आप अपने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करो, x की पावर 5 अपॉन 2x², पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी +3। कभी भी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करोगे, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, पावर का रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, x की पावर 15 हो गया, पावर्स आपस में मिलती हो जाती हैं। अगर x की पावर a हो, पावर b हो, तो ये x की पावर a भी हो जाएगा, पावर्स आपस में मिलती हो जाती हैं। ये 2 की पावर क्यूब भी हो जाएगा, और ये x² की पावर 3, x की पावर 6 हो जाएगा। बेसिस से में पावर सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 15 - 6 अपॉन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये 15 - 6 बेटा पावर हो जाएगी 9, x की पावर 9 अपॉन 8। ये आपके पास बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में फंक्शन से रिलेटेड सवाल है। फंक्शन रिलेटेड सवाल क्या कह रहा है बेटा, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया, आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया, कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालो। तो देखो y इज इक्वल टू 4 × 3 - x। मैंने एफ ऑफ एक्स को एफ एक्स की जगह मैंने y लिख दिया, क्योंकि एफ एक्स बराबर होता है y के। अब आप स्वैपिंग करोगे, y की जगह x या y लिख दोगे। 4 0 12, 4 मल्टीप्लाई बाय y, 4y हो जाएगा ये। और आपने y को सब्जेक्ट बनाना है, 4y इधर आ गया, 12 - x हो गया ये, y के लिए 12 - x अपॉन 4। ये आपके पास बेटा एफ इनवर्स आ गया। याद रखें ये 4 और 12 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, बीच में माइनस का साइन है, अक्सर बच्चे कैंसिल कर देते हैं, बीच में माइनस का साइन है बेटा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब कह रहा है जी ऑफ एक्स 6 के बराबर है। ये देखो ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, और हमारी जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही 5 × 3x - 2 अपॉन एक्स, ये बराबर है 6 के। कह रहा है सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। 5 3 15x, 5 3 10, 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6x हो जाएगा। ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन है,
ये सिंगल फ्रैक्शन है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। 15x माइनस 6x बराबर हो गया बेटा 10 के। तो 15x माइनस एक्स कितना हो गया हमारे पास 9x बराबर हो गया 10 के। x की वैल्यू बेटा 10/9 आ गई। ये आपके पास x की वैल्यू निकलकर आ गई। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है बेटा आपसे? कह रहा है एक्सप्रेस सिंगल एस सिंगल फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा दो। देखो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने आपसे सवाल पूछना है x+4 को किससे मिला कर रहा हूं 2x-1 इंटू x+4 हो जाएगा 2x-1 से। तो न्यूमिनेटर को भी देखो बेटा मैं 2x-1 से मिला कर आ रहा हूं। अब आपने आपसे पूछना है 2x-1 को किससे मिला कर रहा हूं 2x-1 इंटू x+4 हो जाएगा x+4 से। तो बेटा 5 को भी x+4 से मिला कर आ रहा हूं। अब देखो ये 5 इंटू एक्स हो गया 5x 5 4 20। ये -6x माइनस सी मिला -1 +3 अपॉन नीचे दोनों ब्रैकेट्स को चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, नहीं भी कराओगे तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी आंसर एक्सेप्टेबल है। चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, नहीं भी कराओगे तो बेटा ये एज इट इज रहने दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही कहलाती है। 5x माइनस 6x माइनस एक्स हो जाएगा 23 माइनस एक्स अपॉन, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और है P इज अ पॉइंट ऑन h,7 द P लाइज ऑन द लाइन 3y + 2x = 5। कह रहा है आपके पास ये P जो पॉइंट है h,7 ये आपके पास इस पॉइंट पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है। मैंने अगर लाइन पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। y की जगह 7 और x की जगह मैंने h रख दिया इज इक्वल टू 5। 3 7 21 इस जगह 2h इज इक्वल टू 5। 5 माइनस 21 व्हाट इज 5 माइनस 21 -16। तो 2h इक्वल टू -16। h की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई -8। आंसर निकल कर आ गया। कह रहा था लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3y + 2x = 5। कह रहा है ऊपर जो लाइन गिवन थी ना आपको, एक लाइन एल है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं आपको बताऊं ये लाइन है फॉर एग्जांपल 3y + 2x = 5। एक लाइन एल है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, मुझे नहीं पता कैसी है, मैंने सिर्फ रफ एस्टिमेटली मैं यहाँ पे बना दिया। लाइन एल इसके परपेंडिकुलर है। कह रहे लाइन एल पास कर रही है पॉइंट पी से भी। मैंने ठीक है, मैंने पॉइंट पी बनाया, लेट से पॉइंट पी ये रहा, लाइन एल इससे पास कर रही है। अच्छा भाई, कह रहा लाइन एल की क्वेश्चन निकाल के दिखा दो। मैंने लाइन एल की क्वेश्चन के लिए उसका सबसे पहले ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट आपके पास पता है पी की वैल्यू h,7 है, यानी -8,7 आ गई। पॉइंट पता आपको, ग्रेडियंट नहीं पता। तो भाई ये जो लाइन है 3y + 2x = 5, मैंने इस लाइन का ग्रेडियंट निकाला जो कि गिवन लाइन है। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, 3y = -2x + 5। y को इन्होंने दिया, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा दिया। तो बेटा अगर आप ग्रेडियंट इक्वेट करो y = mx + c, तो बेटा ऑन इक्वेटिंग आपके पास m की वैल्यू -2/3 आ रही है। तो सर आपने m की वैल्यू निकालवाई क्यों, इसको m1 कह दो। ये इस लाइन का ग्रेडियंट है m1 -2/3। तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन l है तो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा बेटा m2 और वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी 3/2 हो जाएगा। देखो बेटा मैंने काम को बस साइड पे यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल कर दिया ताकि मैं काम दे इक्वेशन आपको आराम से निकलवा कर दिखा सकूं। अब देखो लाइन एल की इक्वेशन चाहिए। लाइन एल का ग्रेडियंट है 3/2। ये देखें ये 3/2 है, प्लस सी हो जाएगा। सी निकालना है, ये पॉइंट पुट करें जो लाइन एल पर है -8 7, वाई की जगह 7, एक्स की जगह -8। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ये हो गया -12। -7 + 12 बेटा हमारे पास हो जाएगा 19। सी की 19 आ गई। वंस यू गॉट अ सी वैल्यू, इस इक्वेशन को अपडेट कर दो। y = 3x + 19। चाहो तो आंसर ये नहीं दो क्योंकि उसने स्पेसिफिक नहीं करा हुआ किस फॉर्म में आंसर एक्सप्रेस करना है। तो आप यहां भी आंसर छोड़ दोगे तो बेटा कोई मसला वाली बात नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा y = 3x/2 + 19। ठीक है जी। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन
इससे ए वेक्टर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 -3 -1, वैल्यूएट 2a माइनस दी मैट्रिक्स। तो आपके पास बेटा इवैल्यूएशन करनी है। ए मैट्रिक्स है 2 0 -3 -1, मैंने ए वेक्टर ए मैट्रिक्स दिया, उसकी वैल्यू लिख दी -5 4 0 3, ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। ये 2 to the 4 हो गया, 2 to the 6 हो गया, 2 to the 0, 2 मतलब -1 -2 -5 4 0 3। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आपस पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं बॉड मास रूल के मुताबिक, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस करा देंगे। 4 माइनस -5, 4 + 5 हो गया, 0 -4 -6 -0 -2 -3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करवाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, -5 4 4 माइनस -5, 4 + 5 होगा, 0 -4 -4 हो जाएगा, 0 -4 0 -4 हो जाएगा, -6 -0 -6 -0 लिख दिया मैंने, -2 -3 -2 -3 लिख दिया। ये हो जाएगा 4 + 5 9 -4 -6 -5। ये हमारे पास बेटा आंसर निकल कर आ गया, वैल्यूएशन हो गई। कह रहा है ए का डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दो। ए का डिटरमिनेंट बेटा हम लोग किस तरह निकालते हैं, 2 0 -3 -1। ये आपने सबसे पहले लेफ्ट टू राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई कराना है, मेन डायगोनल कहलाता है ये। 2 मतलब -1 -2 माइनस फॉर्मूले का लगता है, फिर दूसरे डायगोनल्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन करानी है द अदर डायगोनल। देखो 0 मतलब -3 0 हो गया, -2 -0 -2 हो गया, ग्रेडियंट आ गया -2। यहां पर कह रहे उसी ए वेक्टर का इनवर्स निकाल के दिखा दो पार्ट सी में। मैंने इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट चाहिए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बेटा आपस में स्वैप कर लें, अदर डायगोनल के एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें। 0 का साइन तो चेंज होगा ही नहीं, न्यूट्रल होता है। -3 से +3 हो गया। किसी भी मैट्रिक्स के अगर इनवर्स निकालना है तो उसके एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करा दो। -1 0 3 2 को बेटा उसके डिटरमिनेंट -2 से डिवाइड करा दिया। अब हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड कराओ, -1 डिवाइड बाय -2 1/2, 0 डिवाइड बाय -2 0, 3 डिवाइड बाय -2 -3/2, 2 डिवाइड बाय -2 -1। ये आपके पास बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा बेटा, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, वो जरा आप समझ लें। दो तरीके क्या हैं? अ, सवाल तो यही है कि आपके पास देखो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू कि आपके पास ये एक्स मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स निकाल के दिखाते हैं इस पूरी इक्वेशन से, एक्स मैट्रिक्स निकाल के दिखाते हैं इस पूरी इक्वेशन से। तो मतलब ठीक है, हम ये काम कर लेते हैं। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मैट्रिक्स यहां पर लिखा। एक्स मैट्रिक्स हमें नहीं पता, ए मैट्रिक्स बेटा हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, वो है 2 0 -3 -1, 2 0 -3 -1, और इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -2। ये मैट्रिक्स है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप आराम से समझ लें, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हैं। दोनों तरीके बड़े आराम से समझें आप। अच्छा, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकल चीजें देखनी पड़ेंगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। देखो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m×n, राइट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स से। अब आपको पता है ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है m, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर है। तो सेकंड मैट्रिक्स में जब आपका ऑर्डर होना चाहिए तो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस उतनी ही होंगी जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस भी n होने चाहिए। कॉलम चाहे कितने हो सेकंड मैट्रिक्स के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। और लेट्स से सेकंड मैट्रिक्स के फिर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है p, ठीक है ना। अब इसके बाद एक रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा,
उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखें, बगैर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करे हुए, बगैर कोई मैट्रिक्स जाने हुए, मैं आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स बता रहा हूं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का? उसके रॉज और कॉलम कितने होंगे, बगैर किसी मैट्रिक्स को जाने हुए, बगैर किसी मैट्रिक्स की वैल्यूज को जाने हुए। उसके नंबर ऑफ रॉस उतने ही होंगे जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं, यानी m। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतनी ही होंगे जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी p। यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस लेंगे, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस होंगे। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो उतने ही होंगे जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ऊपर वाले मैट्रिक्स पर हम यही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप गौर से देखें, आपके पास यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रॉस कितनी है? उसकी रॉ बेटा एक ही है, हमारे पास सिर्फ एक ही रॉ है ये। तो इसकी रॉस बेटा हमारे पास है 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो मैं कहूंगा हमारे पास इसके कॉलम है 2, राइट। अच्छा, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। आइए अब इनकी मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो बेटा, उसका ऑर्डर, उसकी रॉस उतनी ही होंगी जितने रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं। देखें, जितनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं उतने ही फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं। तो यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आएंगी? एक ही रॉ निकल कर आएगी। रॉ सिर्फ एक ही होगी। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं वही बेटा हमारे पास एक्स मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस होंगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक्स मैट्रिक्स के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स वही होंगे जो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ रॉस यहां पर 2 हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द एक्स मैट्रिक्स एज 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होंगे जितने बेटा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो आपको एक्स मैट्रिक्स का अभी सिर्फ ये पता चला है इसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ ये पता चला है और कुछ भी नहीं पता चला, ठीक है ना। अगेन आपने करना क्या है, आपने एक्स मैट्रिक्स खुद से बनाना है और आपने कहना है ये एक्स मैट्रिक्स मुझे नहीं पता, इसकी कॉलम रॉ 1 है और कॉलम 2 है। तो मैंने 2 एलिमेंट्स खुद से सपोज कर लिए, ए और बी। आप देखें ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक ही रॉ है और 2 कॉलम्स हैं। अच्छा सर, अगर आप यूं कहें कि एक्स मैट्रिक्स यानी ए बी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 0 -3 -1, और इसको इक्वेट कर देते हैं 4 -2 से, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन है। तो अब हमारे पास अगर ए बी की वैल्यू पता चल गई तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स पता चल जाएगा। यहां पर हमें एक्स मैट्रिक्स पता चल जाएगा। तो देखो बेटा, मैं कर क्या रहा हूं, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। किस तरह मल्टीप्लिकेशन? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस, हमने तो इसी को ध्यान रखते हुए काम करा है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई होंगे, किस तरह मल्टीप्लाई होंगे कि देखो ये पहली रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ए मल्टीप्लाई बाय 2 2a, बी मल्टीप्लाई बाय -3 -3b। अब ये पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और हम बीच में स्पेस दे देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय -1 -b हो गया, ठीक है ना। अब देखो दोनों हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं 2a -3b बराबर हो जाएगा 4k और -b बराबर हो जाएगा -2k। तो इवेंचुअली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b व्हिच इज 2। अच्छा, अब ये b की वैल्यू बेटा आप यहां पर पुटिंग करेंगे, b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 × 2 4। ये जगह 2a = 3 to the 6 6 -6 राइट हैंड साइड पे आगे +6 10 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 आ जाएगी, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गई। तो आपके पास बेटा एक्स मैट्रिक्स निकल कर आ गया। एक्स मैट्रिक्स में सबसे पहले a की वैल्यू विच इज 5 और b की वैल्यू 2 मैं यहां पर रख दूंगा। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। ये एक ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स हैं, बड़े मेजर पॉइंट्स हैं। इनमें से एक पॉइंट ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए, वरना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। एक ये रूल याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रॉस उतने ही होंगे जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस होते हैं, और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होते हैं जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर याद रखिएगा जरूर।
बहुत काम की है, इससे रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है? अच्छा दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन भी बता दें क्या है। ये भी एक ऑप्शन है बच्चे, इससे भी करते हैं। देखो आपके पास ये एक्स इंटू ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है 2 0 -3 -1, 2 0 -3 -1 इक्वल्स टू 4 -2। अब ये देखो ये मैट्रिक्स एक्स इंटू ए और एक मैट्रिक्स लिखा हुआ 4 -2। मैं इस ए मैट्रिक्स को उधर उधर ले जाऊं तो बेटा एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा ना मेरे पास। यहां पर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा हमारे पास। यानी अगर मैं इसको यूं लिखूं कि x इज इक्वल्स टू 4 - 2 इंटू 1/a, एक्स इक्वल्स टू 4 - 2, ए को ऊपर ले जाऊंगा, ए की पावर माइनस हो जाएगा, यानी ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो मैं जब ए को राइट हैंड साइड पे लेकर गया तो मैंने 4 - 2 ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर ही ए इनवर्स लिखा, राइट हैंड साइड पर ही ए इनवर्स लिखा, लेफ्ट पे नहीं लिखा। तो याद रखें, ये रूल याद रखें, कभी भी एक्स मैट्रिक्स से देखो राइट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स है, तो जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे और इसका इनवर्स बनाएंगे तो बेटा इस मैट्रिक्स के भी राइट हैंड साइड पे ही लिखेंगे। अगर ये यहां पर होता ए डॉट एक्स इक्वल्स टू 4 - 2, तो बेटा आप इस ए मैट्रिक्स को बेटा फिर आप जब राइट हैंड साइड पे लेके जाते तो बेटा आप ए इनवर्स पहले लिखते और फिर ये ब्रैकेट लिखते 4 - 2, फिर मैट्रिक्स लिखते 4 - 2 वाला। लेकिन अभी केस क्या है? अभी केस ये है बेटा हमारे पास कि ये ए मैट्रिक्स जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बेटा 4 - 2 के भी राइट हैंड साइड पे इसका इनवर्स लिखा जाएगा। यानी अगर अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख दूं कि x बराबर है 4 - 2 इंटू ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है क्या? हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ था। ए इनवर्स का मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है 1/2 0 -3/2 -1, 1/2 0 -3/2 -1, ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है। ये हमने पिछले पार्ट में ए इनवर्स निकाला हुआ था। तो देखो ए इनवर्स हमारे पास क्या है? 1/2 0, मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूं, 1/2 0 -3/2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें। अब आप चेक करें क्या पहले वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रॉस के बराबर हैं? यस सर बराबर हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आए मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे? ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बल्कि चलें ये थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं। पहला एलिमेंट पहले से 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। फिर स्पेस देंगे क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है, हम स्पेस देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से। तो देखो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 हो गया, ये 2 1 2 द 4, 2 1 2 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +3। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 हो गया। आपके पास बेटा मैट्रिक्स आ रहा है, एक्स मैट्रिक्स आ रहा है 5 2, और ये वही आंसर आ रहा है जो बेटा हमारे पास ऊपर आ रहा था पिछले वाले मेथड से। ठीक है ना? दोनों मेथड बताने का मकसद ये कि आपके पास नॉलेज पूरी हो, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।